हेलो गैस, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे कि यूज से 23 के एग्जामिनेशन फॉर्म निकल चुके हैं। ये अराउंड 6 ईयर के बाद इसका फॉर्म निकला हुआ है। तो मैं आपको यूज सेट 2017 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका एनालाइज करूँगा और किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आया था उस पूरे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। उसके एक्सपेक्ट के हिसाब से 2024 जनवरी 2023 एग्ज़ाम होना है। उसके अंदर कैसा एग्ज़ाम आता है यू सेट का, तो उस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू द अप टू लास्ट अराउंड 50 क्वेश्चन वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन 1. Okay. The question 1 is that the output elasticity of the variable input, that is labor, is equal to, देखो, if you have some decided the output elasticity of the variable input, that is the our output our q है and L, that is हमारा output q है, labor is the input है. How the output is changed with respect to the labor, that is the percentage change in output with respect to percentage change in the labor. तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन डेल्टा क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन डेल्टा एल है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें निकलेगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल सॉल्व करने के बाद दैट इज एल अपॉन क्यू। ये आपका हो गया एम पी एल और नीचे वाला हो गया ए पी एल। तो आपका ए एंड डी ऑप्शन दोनों करेक्ट है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फॉर फन अंडर मोनोपोली। मोनोपोली के लिए क्या कंडीशन हो सकती है वो पूछ रहा है। अगर मोनोपोली अगर आपने पढ़ा होगा, मोनोपोली के लिए पहली कंडीशन जो होती है कि एम आर इक्वल टू एम सी, एम आर इक्वल टू एम सी होना चाहिए, जो कि एम सी कट द एम आर कर्व फ्रॉम बिलो से कट होना चाहिए। तो इसका आंसर यहीं पर आपको दिया हुआ है, एम आर माइनस एम सी इक्वल टू जीरो, दैट इज़ एम आर इक्वल टू एम सी। तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था यहाँ पर। लेकिन आपका ए आर ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट होता तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही होता। ए आर बड़ा होगा तभी तो मोनोपोली फर्म को प्रॉफिट होगा। ओके, देन मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इफ यू आपने कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा होगा, दैट इज द आउट क्यू इक्वल टू आउटपुट क्यू इक्वल टू होता है ए एल की पावर अल्फा एन के की पावर बीटा एन एंड के आर एल इज लेबर के इक्वल टू द कैपिटल। ओके, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट टर्म। अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन, दैट इज द कांस्टेंट इक्वल टू स्केल, दैट इज द अल्फा, दैट इज द फंक्शन इक्वेशन इन द लीनियर होमोजेनियस फंक्शन। क्योंकि इनका दोनों की जो पावर अल्फा प्लस बीटा बराबर वन है तो ये लीनियर होमोजेनियस फंक्शन होगा। अगर कॉन्स्टेंट इक्वल टू स्केल का ऑप्शन सही है, लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन भी ये एग्जिबिट करता है। यूलर थ्योरम प्रोडक्ट क्या करती है कि यूलर थ्योरम करती है एल इंटू एन पी एल प्लस के इंटू एन पी के इक्वल टू आउटपुट। अगर इफ एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन have given wages equal to the marginal product of labor and capital, then product is exhaust, that is called the Euler theorem. तो यूलर थ्योरम एग्जिबिट करता है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही था। कॉप प्लस प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट टू स्केल, लीनियर होमोजेनियस एंड यूलर थ्योरम सेटिस्फाई करता है। ये तीनों ऑप्शन है। तो इसमें पूछा कि नॉट, तो नॉट के अनुसार जीरो इलास्टिसिटी नहीं होता है, तो इसकी इलास्टिसिटी होती है यूनिटी। इसका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है इक्वल टू वन। तो जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये ऑप्शन सही था। तो कुछ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑप्शन था। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कंपनसेटिंग प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। कंपनसेटिंग प्रिंसिपल का जो रिलेटेड है एक बर्जन ने पहले प्रिंसिपल दी थी, उसके बाद कैल्टर एंड हिक्स ने दिया था, देन स्कूटोवस्की ने दिया था। तो तीनों इसमें ऑप्शन दिए थे। रिलेटेड में ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ कहा नहीं था, तो ये ऑप्शन सही होगा। चौथे का पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नाइट विच लीड टू प्रॉफिट। नाइट के हिसाब से नाइट है गिवन द टू टर्म,
नाइट ने दिया था देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, दैट इज इंश्योरेबल रिस्क एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क। अकॉर्डिंग टू नाइट के अनुसार है अगर कोई चीज़ इंश्योर्ड है तो उसमें उनको प्रॉफिट कर रहे हैं तो प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। अगर कोई चीज़ नॉन इंश्योर्ड है, हमने उसका इंश्योरेंस नहीं करा रखा है, तो जो उससे मिलेगा वो इसका प्रॉफिट है। तो ये लीड टू प्रॉफिट जो आंसर है नॉन इंश्योरेबल, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कम्युनिटी वाइड इज कैपिटल इंटेंसिव। अगर वाई कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स इन ए कैपिटल अबंडेंट। A commodity Y is capital intensive with respect to X in a capital abundant country। अगर देखो कि अगर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि इसमें एक पूंजी संपन्न देश है, वस्तु Y X के सापेक्ष पूंजी घन है, मतलब Y जो है आपका कैपिटल इंटेंसिव विद रिस्पेक्ट टू X होगा, तो मोर कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू X, डेफिनेटली मोर प्रोडक्शन कैपिटल चाहिए होगा और कैपिटल इंटेंसिव गुड है। लेस कैपिटल यूज प्रोडक्शन होगा, ये भी सही होगा, ठीक है। देयर इज लोअर पी एन वाई अपॉन एक्स। अगर कैपिटल इंटेंसिव गुड है तो प्राइस ऑफ वाई जो होगा बहुत कम हो जाएगा, तो और लेबर की जो लेबर इंटेंसिव गुड है उसकी वैल्यू महंगी हो जाएगी, तो पी ए वाई अपॉन एक्स की वैल्यू लोअर रहेगी। तो ये आंसर सी भी सही है, तो ऑल ऑफ द आंसर आर करेक्ट। मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अंडर एलोकेशन ऑफ द economy's resources to the firm in the oligopolistic industry, प्राइस इज लेस देन LMC अंडर ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। देखो अगर आपने ओलिगोपोली के बारे में पढ़ा होगा तो ओलिगोपोली जो फर्म होता है हैविंग किंग डिमांड फंक्शन, जो कि उसमें एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है, देयर इज सम किंग मीन्स देयर इज सम लाइक दैट। अगर MR जो होता है डिसकंटिन्यूटी होती है MR कर्व में, तो ओलिगोपोली में जो होता है कि अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता है, तो होता है मोनोपोलिस्टिक फॉर्म में जहाँ रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड। तो ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट असर्शन गलत है। लेकिन प्राइस इज लेस देन LMC अंडर ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। प्राइस जो होता है कि अगर हम MC की बात करें तो प्राइस फर्म का प्राइस LMC से ज़्यादा ही होता है, लेस देन नहीं होता है। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो अगर हम जाएंगे बोथ A and R correct, R is correct explanation of A. Both A and R is correct, but R is not the correct explanation of A. A is correct, but R is not correct. A is incorrect, but R is, इसमें दोनों ऑप्शन दिए नहीं हैं, जिसके हिसाब से प्राइस लेस देन LMC अंडर ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट हो सकता है कि अगर लॉस हो तभी फर्म को, अगर लॉस हो तभी हो सकता है। मैं तो ऑप्शन डी क्यों जाना चाहूँगा, ये हो सकता है कंडीशन जब हमको लॉस होंगे, तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा इसका, या मे बी कुछ अदर ऑप्शन भी हो सकता है। ओके, देन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। LHC कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एनुअल कर्व। डेफिनेटली अगर आपने देखा होगा कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, दैट इज यू सेव्ड। अगर आपने LHC हम बनाना चाहते हैं तो LHC जो होता है कि दीज आर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। एवरेज कॉस्ट ये आपका, अगर हम सारे पॉइंट को मिला देंगे तो ये इसका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बन जाएगा, दैट इज LHC, ठीक है। LHC जो होता है इज ऑल्सो कॉल्ड एनुअल कर्व। डेफिनेटली ये ऑप्शन, ये असर्शन बिल्कुल सही है, LHC को एनुअल कर्व भी कहते हैं। ओके, लेकिन LHC इज टेंजेंट होता है। अगर यहाँ पर बात देखी होगी, यहाँ पर टेंजेंट हो रहा है, ये यहाँ पर टेंजेंट हो रहा है, ये यहाँ पर हो रहा है, ये यहाँ पर हो रहा है, ये यहाँ पर हो रहा है, तो ये LHC इज टेंजेंट टू द मिनिमम पॉइंट ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट नहीं, वो उसके किसी के मिनिमम पॉइंट पर हो रहा है, किसी के अदर पॉइंट पर हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें हम स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट R इज़ नॉट करेक्ट, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
पार्शियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट टेक प्लेस अंडर विच कंडीशन। अगर आपने पढ़ा होगा पार्शियल एंड परफेक्ट कंडीशन फॉर द क्राउडिंग आउट इफेक्ट के लिए अगर पार्शियल होगा तो याद रखना कभी भी ये आयस होता है, ये एलम होगा। पार्शियल के लिए एलम हमेशा वर्टिकली होगा, एलम कर्व पॉजिटिवली स्लोप होगा। लेकिन अगर ये अगर इसमें परफेक्ट क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है तो एलम कर्व इसमें वर्टिकल हो जाएगा। अगर इसमें परफेक्ट पूछा होता तो एलम, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होता है। लेकिन पार्शियल पूछा है तो पार्शियल हमेशा पॉजिटिवली स्लोप रहता है, क्योंकि इसमें पार्शियल क्राउडिंग इफेक्ट में होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है, कुछ उसमें आउटपुट कम कर देता है। इसमें पूरा ही आउटपुट कम कर देगा, लेकिन इसमें पूरा डेरिवेशन है कि मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में करूँगा। ओके, देन ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, अगर लिक्विडिटी ट्रैप हो जाएगी, जेम कीन्स के अनुसार से आपने पढ़ा होगा लिक्विडिटी ट्रैप अगर जब होता है, ये आपका इंटरेस्ट रेट रहता है तो हमारा कर्व ऐसा बन जाता है। ये हमारा अमाउंट, हमारी मनी डिमांड है। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाता है तो मनी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये हॉरिजॉन्टल टू एक्सिस हो जाता है, क्योंकि लोग के पास में लिक्विडिटी बहुत बढ़ जाती है। पीपुल सीक टू डिमांड मोर मनी, ठीक है। तो अगर लिक्विड ट्रैप हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाएगा और बॉन्ड के प्राइजेज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइजेज आर द लोवेस्ट, गलत। इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइजेज आर हाईएस्ट, गलत। इंटरेस्ट रेट इज लोवेस्ट एंड बॉन्ड प्राइजेज हाईएस्ट, ये ऑप्शन सही है। इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाएगा, लोग अब सारा जो डिमांड बैंक में कोई पैसा रखेगा नहीं, सारा अपने पास पैसा रखना चाहेंगे, लेकिन बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बॉन्ड प्राइस ज़्यादा रहेंगे। तो अगर बॉन्ड प्राइस लो होते तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। James Keynes could not explain the self-propelling cyclic nature of the fluctuation in income in activities. James Keynes did not recognize the presence of accelerator. इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउटफुल है, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगा। ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक्सपोज सेविंग एंड एक्सपोज इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इक्वल। देखो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, अगर आपने जितना सेविंग करा है, एक्सपोज सेविंग और एक्सपोज इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इक्वल, मे बी ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन इन्वेंट्रीज आर कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री जो आपके पास अनसोल्ड चीज़ें हैं, अगर आपने कंपनी के पास रखी हैं, उसे हम इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे। अगर इसमें चेंज टू इन्वेंट्रीज होता है तो दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेंट्रीज आर, ये ऑप्शन गलत है। एक्सपोज सेविंग एंड एक्सपोज इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इक्वल, दैट इज़ करेक्ट, ये करेक्ट है। S=I के बराबर होता है, क्योंकि ये क्लासिकल के हिसाब से सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, A is true, B is false. Okay, then moving to next question. The value of the balanced budget multiplier is one. Definitely balanced budget multiplier जो होता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई प्लस टैक्स मल्टीप्लायर की भी वैल्यू होती है, वो हमेशा इक्वल टू 1 के बराबर होती है। दैट इज़ 1/1 माइनस बी प्लस माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी। तो इसके सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 1। तो ये ऑप्शन बस बिल्कुल सही है, लेकिन द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट इज़ 0 एंड टी इक्वल टू 0। लेकिन ये चीज़ें मायने रखती नहीं है कि ट्रांसफ़र पेमेंट 0, ट्रांसफ़र पेमेंट अगर 0 होगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। एंड टी इक्वल टू टी है, द अमाउंट ट्रांसफर पेमेंट इज 0, टी इक्वल टू सी है। सेशन बी, रीज़न बी इसका सही है। टी इक्वल टू अगर ट्रांसफ़र पेमेंट टैक्स इक्वल टू ट्रांसफर पेमेंट बराबर हो जाए, देन बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर करेक्ट, ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द नेशनल इनकम कंसेप्ट इन द लिस्ट ऑन लिस्ट को मैच करना है। अगर जीडीपी में से अगर डिप्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एनडीपी, ठीक है। अगर आप डिप्रेशन करते हैं तो नेट बन जाता है उसका, यही का थर्ड है, ठीक है। एनएनपी से नेट
इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे तो ये फिक्स कॉस्ट की ओर जाएगा, बी का पहला। ठीक है, अगर आप ऑप्शन यहाँ से देख सकते हैं, ए का थर्ड है, ए का थर्ड है, तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Rustin Rodan, the need for the big push does not arises from which individuals in underdeveloped countries. देखो बिग पुश ने क्या कहा था कि रॉयन रोडान ने, इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्ट, इंडिविजुअलिटी प्रोडक्शन फंक्शन होता है, इंडिविजुअलिटी डिमांड होता है, सप्लाई ऑफ सेविंग भी होता है, इंडिविजुअलिटी ऑप्टिमिलिटी नहीं होता है, तो ये ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। नॉट बोला है तो ये ऑप्शन ही सही है। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू हेरल्ड डॉमन मॉडल, इफ जी इज ग्रेटर देन जी डब्ल्यू, तो अगर आपने पढ़ा होगा जी दैट इज द एक्चुअल ग्रोथ रेट ग्रेटर देन वायलेंट रेट ऑफ ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ रेट होगा तो इसे कहते हैं इनकम बेस्ड, ग्रेटर देन जी डब्ल्यू दैट इज वायलेंट रेट ऑफ ग्रोथ दैट इज अ प्रोडक्शन। अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन कम होगी, तो डेफिनेटली इट लीड टू द इन्फ्लेशन, क्योंकि आपके पास सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन होगा, सेक्युलर इन्फ्लेशन विल राइज, सेक्युलर डिप्लेशन विल राइज, सेक्युलर इन्फ्लेशन विल, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज दैट रेट ऑफ डिस्काउंट वी सेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट एट। देखो कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या कहता है, रेट ऑफ डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, वी सेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट मोर देन 1, 0, इनफाइनाइट, तो इसका आंसर 0 ही करेक्ट इसका आंसर है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच करना है इसमें, अनलिमिटेड सप्लाई और लेबर लेविश नहीं दे रखा है, ए का दूसरा ऑप्शन सही है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एक्ट एंड रीजनेबल बैलेंस दे रखा है आपको, नॉन मिडल ने, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एक्ट डिजनवरी ने, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट नक्शे ने, तो आप मिला सकते हो ए का दूसरा, बी का पहला, का दूसरा, बी का पहला, तो सही आंसर इसका सही है। टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैचिंग अगेन, फर्स्ट फाइव प्लान दे रखा है हेरल्ड डॉमर ने, सेकंड फाइव प्लान महानवीज ने, थर्ड गडगिल योजना इसमें शायद है नहीं, जीपी मॉडल, तो आप मिला सकते हो ए का दूसरा, यहाँ पर कहीं है नहीं, शायद ये ऑप्शन में कुछ क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ द रिसोर्सेज रिकमेंडेड बाय द 13 फाइनेंस कमीशन। 13 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, अगर आपने अभी 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है इनकेसिंग कमेटी के हिसाब से, अराउंड 2020 से 2026 तक, उस समय क्या नहीं था, नॉट स्टेबल स्टेट पॉपुलेशन, इनकम डिस्टेंस, फिजिकल कैपेसिटी डिस्टेंस। देखो ये मे भी हो सकता है फिजिकल डिस्प्ले नहीं होगा उसमें, अराउंड अभी तो ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, उसमें 13 फाइनेंस कमीशन चल रहा होगा, तो आप इसमें देख लीजिएगा 13 फाइनेंस कमीशन में कौन कौन हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज थे। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ फंक्शन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। देखो फॉरेन अफेयर एंड लेबर जो होता है कि आपका यूनियन लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट का होता है, तो लेबर हटा दीजिए, एग्रीकल भी कॉन्करेंट लिस्ट का होता है, तो फॉरेन अफेयर एंड ऑटोमिक एनर्जी इसका आंसर सही होगा, ये तीन आर द पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। Okay, move on to next question. The problem of free rider is associated with, अगर आपने पढ़ा होगा पब्लिक गुड्स प्राइवेट गुड, तो फ्री राइडर जो होते हैं, जो विदाउट पेइंग द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग दे आर एंजॉइंग द ऑब्जेक्ट, अगर आप बिना पैसे दिए और इन्जॉयमेंट कर रहे हो, तो दीट आर कॉल्ड फ्री राइडर, दीज आर एसोसिएटेड विद द पब्लिक गुड। ये पब्लिक गुड के केस में ही होता है, अगर किसी माना कि डिफेंस है, माना कि पार्क है, जो एक गवर्नमेंट पार्क है, उसमें कोई चीज़ उसका मिसयूज़ करता है, कोई पॉल्यूशन करता है, दैट इज़ द फ्री राइडर, उनको कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती, लेकिन उसका फुल यूटिलाइज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्री राइडर। ओके, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विस्मन पिकॉक हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड विद, विस्मन पिकॉक हाइपोथेसिस ने 3 कंसेप्ट दिए थे, ठीक है,
यहाँ पर है कि डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दिया था, इंस्पेक्शन इफेक्ट एंड कंसंट्रेशन इफेक्ट 3 दिए थे। तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एंड इंस्पेक्शन इफेक्ट इसका आंसर सही है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अगर आपने बजट देखा होगा, बजट में क्या होता है कि एक प्लान एक्सपेंडिचर होता है, एक होता है प्लान, एक होता है नॉन प्लान, अनप्लान, सॉरी नॉन प्लान अनप्लान। अगर नॉन अनप्लान थिंग में क्या होता है कि हम जो एक्सपेंडिचर करने वाले हैं फॉर इन द फ्यूचर, जो भी हम प्लान कर सकते हैं, माना कि हमें डिफेंस एक्सपेंडिचर, रेलवे एक्सपेंडिचर कितना बजट रहेगा, दैट इज़ प्लान। कुछ चीज़ें अनप्लान्ड होती हैं, जैसे कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, माना कि हमें कितनी लोन देना है फ्यूचर में, एंड दैट इज़ कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना है, कितना सब्सिडी करना है, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से होगा कि उसमें कैसी कंडीशन प्रिवेल हो रही है। तो पेंशन इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है कि ये हमारा अनप्लान्ड होता है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट कितना हमें देना पड़ सकता है इसका कोई डिटरमाइन नहीं कर सकते, सब्सिडी भी नहीं कर सकते, और लोन टू पब्लिक एंटरप्राइजेज ये भी नहीं कर सकते। तो पेंशन जो होता है फिक्स रहता है कि इतने लोगों को हमें पेंशन देनी है, तो ये प्लान्ड होता है, ठीक है। नॉट पूछा तो पेंशन इज करेक्ट आंसर। ओके, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच करना आगे, फिजिकल प्राइमरी डेफिसिट जो होता है कि फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होता है, तो एक का थर्ड आंसर से फिजिकल डेफिसिट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, ये ऑप्शन ये सही है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मैंने ग्रांट ऑफ रिक्रिएशन ऑफ द एग्रीकल्चर, ये भी सही है। विजुअल डेफिसिट जो होता है कि टोटल रिसीट मैंने टोटल एक्सपेंडिचर, ये सही है। तो आप इसे मैच कर लीजिए, ए का थर्ड है, डी का फोर, ए का थर्ड, डी का फोर, ये भी है। तो बी का क्या है, सॉरी बी का पहला, तो सी इसका आंसर सही है, मैच कर लीजिएगा। ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग लिस्ट की बात करी इसमें, एडवर्जन टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, इनकम टैक्स। देखो स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, स्पेसिफिक टैक्स लगता है यूनिट ऑफ गुड्स में, एडवर्जन टैक्स लगता है वैल्यू ऑफ गुड्स में, इनकम टैक्स लगता है इनकम में, वैल्यू एडेड टैक्स लगता है कि वैल्यू एडेड में, ठीक है। सी का थर्ड है ना, ए का फोर्थ, तो ये ऑप्शन सही है, ए का फोर्थ, दैट इज बी का, मे भी इसमें कुछ गलती है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में कुछ में भी अर्बन टैक्स लगता है वैल्यू एडेड में, वैल्यू यूनिट ऑफ ए का फोर्थ, बी का, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ गलती है जो मैंने लगा रखा, करेक्ट सीक्वेंस है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। I will conclude this session in the part 2. We will complete all the 50 questions. Thank you for watching.